हमारे सर में अक्सर दर्द होता है, लेकिन हम ना रूट कॉज को नहीं समझ पा रहे होते कि ये दर्द क्यों हो रहा है। कई बीमारियां सर दर्द के पीछे छुपी होती हैं, जो खुद को जाहिर सर दर्द से कर रही होती है। ब्रेन में अगर कोई ऐसी आपकी शरीयान है जो कि फूली हुई है पैदाइशी तौर पे या बाद में वो खराब हुई है, उस शरीयान के हल्का सा लीक होने से मरीज कहता है कि मैंने जिंदगी का बदतरीन सर दर्द आज एक्सपीरियंस किया है। हमें कैसे पता चलेगा कि जिसको हम बहुत मामूली सर दर्द कह रहे हैं ये कहीं हमारे ब्रेन को डैमेज तो नहीं कर रहा। हर वो सर दर्द जिसके साथ आपको कै आए, को चक्कर आना शुरू हो जाए, वो खतरनाक है। जिसके साथ आपकी आंखें ब्लर होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा हेडेक स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो जो स्ट्रेस की वजह से हेडेक ट्रिगर करता है वो कौन सा होता है? ब्रेन का एक एक मिलीमीटर बॉडी के कई कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ट्यूमर जहाँ पे है, जब उस जगह से आपने ट्यूमर निकालना है तो वो जगह हर्ट होगी। सर दर्द एपिलेप्सी की तरफ भी लेके जा सकता है। सर दर्द एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में लाजमी गुजरता है, लेकिन हम करते क्या है कि जब भी दर्द होता है या तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा मामूली दर्द समझते हैं और घर में पड़ी कोई ना कोई दवाई हम ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर दर्द किन सिचुएशंस में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? इतना खतरनाक हो सकता है कि आपका दिमाग उसकी वजह से मफलूज हो सकता है, और अगर दिमाग मफलूज हो जाए तो आपकी बॉडी कभी ना कभी लाइफ में पैरालाइज भी हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि किस किस्म का सर दर्द आपके लिए खतरा बन सकता है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर दर्द से रिलेटेड है। हमारे सर में अक्सर दर्द होता है, लेकिन हम ना रूट कॉज को नहीं समझ पा रहे होते कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये सर दर्द आजकल इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? सर दर्द की 20 वजूहात हैं और हम इसे सिर्फ एक सर दर्द कहते हैं। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, या मैं शायद चाहूँगा कि आपके सुनने और देखने वालों को सबसे पहले तो ये गाइड किया जाए, कौन से सर दर्द खतरनाक हैं। यानी सर दर्द की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मल्टीपल 20 टाइप्स हैं और हर सर दर्द की मुख्तलिफ अलामात हैं। हर सर दर्द मुख्तलिफ जगहों पे होता है सर में, और हर सर दर्द का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा सर दर्द ऐसा है जिसके बाद आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कौन सा ऐसा सर दर्द है जिसमें आपने रूटीन में अपनी ब्रूफेन या डिस्प्रिन और पैनाडोल खा के सो जाना है या चाय पी के सो जाना है। हम तकरीबन हर सर दर्द को एक जैसा ही समझते हैं, और जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो तब हम अस्पताल जाते हैं और तब तक देर हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने आपको अर्ज की है कि सर दर्द की 20 वजूहात हैं, तो इसे एक जुमले में समोना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सर दर्द के साथ एसोसिएटेड अलामतें कौन सी हैं। जो खतरनाक सर दर्द हैं, सबसे पहले मैं उनका बता दूं, ताकि अगर किसी को इस टाइप का सर दर्द है तो वो अपनी आज की या कल की अपॉइंटमेंट ले और अपना चेकअप करवाए। वो सर दर्द जो रात को देर से शुरू होता है और आपको नींद से जगा देता है, वो खतरनाक है। वो सर दर्द जो अर्ली मॉर्निंग होता है उठते ही, वो खतरनाक है। जो अर्ली मॉर्निंग सर दर्द है वो दिन जैसे जैसे गुजरता जाता है और वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, वो खतरनाक है। हर वो सर दर्द जिसके साथ आपको मतली या उल्टी या कै आए, वो खतरनाक है। हर वो सर दर्द जिसके साथ आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, वो खतरनाक है। हर वो सर दर्द जिसके साथ आपकी आंखें ब्लर होना शुरू हो जाए, वो खतरनाक है। और आखिर में कहूंगा कि हर वो सर दर्द जिसके साथ आपको जिस्म का कोई भी उज़्व वीक महसूस होना शुरू हो, यानी आप कहें कि मुझे सर दर्द भी है और साथ मुझे राइट अपर लिम्ब या मेरी टांग या बाजू एक साइड का, मेरी एक साइड जिस्म की कमज़ोर महसूस हो रही है, तो वो सर दर्द भी खतरनाक है। अगर किसी को सर दर्द के साथ ये सारी अलामतों में से कोई एक भी है तो वो अपना फौरी तौर पे मुकम्मल चेकअप करवाए। अगर किसी को सर दर्द के साथ इनमें से कोई अलामत नहीं है तो वो रिलैक्स हो जाए। सर दर्द बहुत आम चीज़ है, बहुत रूटीन की चीज़ है। अब तक मैंने डराने वाली बातें की हैं, अब ये कहूँगा कि 99% हेडेक्स जो हैं वो बीनाइन है, उनमें किसी किस्म की कोई परेशानी या ख़तरे वाली बात नहीं होती, और उसकी फिर मल्टीपल वजूहात हैं, जैसा कि बेख्वाबी। जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसा है
कि जिन्हें रातों को देर तक जागना पड़ता है या जिनके सोने का कोई वक्त नहीं होता, कम सो पाते हैं, उनमें सर दर्द बड़ा प्रिवेलेंट देखा जाता है। स्ट्रेस की वजह से सर दर्द डेवलप हो सकता है। इसी तरह आपका अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में एंड इवन लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी आपको सर दर्द देखने को मिलता है। अगर टीन एज या बच्चों में सर दर्द हो, सबसे पहले आपने आंखें चेक करवानी। अगर थोड़ा बहुत भी विजन का प्रॉब्लम हो तो दैट कैन लीड टू हेडेक, सर दर्द उससे भी हो सकता है। माइग्रेन हेडेक बड़ा कॉमन है। हमें अगर हम सर दर्द को सुनते हैं ना तो सबसे पहले जो माइंड में चीज़ आती है वो माइग्रेन ही आता है, ठीक है। मतलब आप किसी अननोन से भी पूछेंगे, वो भी कहेंगे यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो गया है, ठीक है। माइग्रेन के अलावा हमें और कोई दूसरी टाइप सर दर्द की पता ही नहीं है। तो मैं ये समझना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि अगर रात में दर्द होता है तो वो बहुत डेंजरस है, अगर दिन में सुबह उठते ही दर्द होता है तो वो भी ख़तरनाक है, चक्कर आते हैं या आंखें ब्लर हो जाती हैं, ये सब जो हेडेक के टाइप्स हैं ये ख़तरनाक हैं। हम वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होती कौन कौन सी टाइप है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, और माइग्रेन के अलावा सिर दर्द की कौन सी टाइप। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे क्लिनिक पे जो हेडेक के पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली ख़वातीन जो आती हैं, वो आके सर दर्द नहीं कहती, वो कहती है मुझे माइग्रेन है। फिर मैं उन्हें पहले समझाता हूँ कि आपकी तशख़ीस किसने दी है, ये खुद ही दी है खुद ही कर या ली। किसी मेडिकल ऑफिसर ने दे दी या हम्म। मोहल्ले में बैठे हुए किसी डॉक्टर ने बताया तुम्हें माइग्रेन है। देखिए, माइग्रेन हेडेक जो है वो एक तो पीरियोडिक होता है, दूसरा ये है कि वो आम तौर पे सर की एक साइड पे होता है, तीसरा ये कि उसके साथ आपको मतली और कै की कैफियत होती है, चौथा ये कि वो दवाई से फौरी तौर पे ठीक नहीं होता, जो रूटीन के पेन किलर्स हैं उनसे ठीक नहीं होता। माइग्रेन हेडेक है क्या? बेसिकली ये शरियानों का दर्द है। स्कैल्प की जो शरियानें हैं वो थोड़ा सा उनका साइज बढ़ता है, वो थोड़ी सी डायलेट होती हैं, उनकी उनको जो स्ट्रेच मिलती है उससे ये हेडेक होता है। सो इसको आप समझ लें इट्स अ वैस्कुलर हेडेक। तो माइग्रेन के लिए जो कैफीन है और चॉकलेट है, और कई और स्ट्रेस कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं इसके खाने पीने में। आम तौर पे पेशेंट को खुद सबसे बेहतर पता होता है, हर पेशेंट को मुख्तलिफ चीज़ें ट्रिगर कराती हैं। सिगरेट का धुआं है या बाहर की आलूदगी है, देर तक खाना ना मिलना, भूखा रहना है, नींद की कमी है, ये सारी चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। और ये वैस्कुलर हेडेक है, इसकी एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट मेथड मौजूद है। अगर वो किया जाए तो काफ़ी अरसे तक ये सबसाइड रहता है। और वो मेथड क्या है। ट्रीटमेंट है उसकी कंप्लीट, उसकी कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं जिस तरह से ट्रीट करता हूँ उसको मैं तकरीबन 21 डेज़ की ट्रीटमेंट देता हूँ। एंड आई हैव सीन कि उसके बाद तकरीबन 6 से 8 महीने या 1 साल तक पेशेंट को पेन रिकर नहीं होता। इसी तरह मुख्तलिफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की अपनी ट्रीटमेंट के वेज हैं। कुछ लोग इसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग भी देते हैं, क्योंकि ये सबसाइड तो हो सकता है, टोटली इसको आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, इट विल कम बैक। तो माइग्रेन हेडेक जो है, और फिर लाजमी नहीं कि सारी यही अलामात हों, कुछ माइग्रेन जो है वो एटिपिकल होते हैं, वो हमें डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, उनको हम एटिपिकल माइग्रेन कहते हैं। उनमें 100% माइग्रेन वाली अलामतें नहीं आती, बट बाकी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं, तो हम उसे एटिपिकल माइग्रेन जस्टिफाई करते हैं एंड वी ट्रीट इट। माइग्रेन के अलावा फिर क्लस्टर हेडेक्स हैं जो कि होते हैं, और मरीज उनको भी माइग्रेन समझ रहा होता है। और क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर हेडेक में? क्लस्टर हेडेक जैसे इसके नाम से ये क्लस्टर है, और इसमें आई इन्वॉल्व होती है, एक साइड की आई में रेडनेस आ जाती है, आई में स्फीयर आई बॉल पेन होता है, और इसी तरह हेडेक एक साइड का होता है सर का। उसमें आमतौर पे वोमिटिंग्स नहीं होती, लेकिन आपको बैंड लाइक हेडेक्स होते हैं, पूरा सर जकड़ा जाता है। और क्लस्टर हेडेक्स जो है वो इन मेडिसिन से, जो रूटीन के पेन किलर्स हैं, माइग्रेन की निस्बत बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लस्टर हेडेक से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि नीड टू बी स्ट्रेस फ्री, और कैफ़ीन वगैरह का इस्तेमाल कम किया जाए, अपना आई साइट का चेकअप प्रॉपरली करवाया जाए। इसी तरह साइनसाइटिस रिलेटेड हेडेक्स हैं, जो हमारे सर के अंदर साइनसेस हैं, आपके फ्रंटल बोन में और मैक्सिलरी बोन में साइनसेस हैं। साइनस के अंदर म्यूकोजा होता है, वो अगर इन्फ्लेम्ड हो तो जितना भी साइनस का के जो सिक्रीशंस हैं वो नाक के ज़रिए बाहर आती हैं, और अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए, उस ब्लॉकेज की वजह से वो सारा जो पस है और जो वो म्यूकोजा है वो एक साइनस में, बोन में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम साइनसाइटिस कहते हैं। तो साइनस रिलेटेड दर्द हैं। इन मरीजों की अलामतें ये होगी कि इन्हें छींकें ज़्यादा आएंगी,
जल्दी एलर्जी हो जाएगी, थोड़ी सी ठंडी जगह पे चले जाएंगे तो चीखना शुरू कर देंगे। आमतौर पे इनका हेडेक जो है बिल्कुल सामने होता है, फ्रंटल हेडेक होता है, और चेहरे पे इनको दर्द हो सकता है हेडेक के साथ साथ। तो ये साइनसाइटिस रिलेटेड पेन है, सर दर्द है। इसी तरह जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं वो आमतौर पे ऑक्सीपिटल हेडेक्स होते हैं, ये सर की पिछली साइड पे होते हैं। स्ट्रेस हेडेक्स भी आमतौर पे सर की पिछली साइड पे होते हैं। इसी तरह अगर गर्दन के जो मसल्स हैं, जो गर्दन के बैक मसल्स हैं, इनमें अगर स्ट्रेच होती है तो कई लोग इनको भी सर दर्द से कंफ्यूज कर रहे होते हैं। उनकी गर्दन की इस जगह पे दर्द हो रहा होता है और वो इसको सर दर्द, और क्योंकि ये मसल स्ट्रेच आउट होते हैं तो यहाँ से जो ऑक्सीपिटालिस मसल है वहां तक उसकी स्ट्रेच जाती है, जिससे उनको यहाँ हेडेक फील हो रहा होता है, वो समझ रहे होते हैं कि मुझे सर दर्द है, दरअसल उन्हें नेक स्ट्रेन होती है। तो इसी तरह आई रिलेटेड मैंने जैसे बताया, अगर विजन आपका ब्लर क्लियर हो नहीं जाता है, है अक्सर। जो मतलब मुझे कभी कभार जो दर्द होता है वो ऐसा होता है कि बहुत स्वेयर सर दर्द होता है, पूरे सर में दर्द होता है। और मेरी कभी ये आंख या ज़्यादातर मेरी राइट आई जो है ना, मुझे उस पे यूं हाथ रखना पड़ता है कि मतलब मैं आंख ही नहीं खोल सकती, इतना ब्लर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। और आंख में इतनी दर्द होती है कि मैं ऐसे हाथ रख लेती हूँ, मैं हाथ ही नहीं उठाती। और वो मतलब घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी इवन, फिर जब तक मैं वो एक टैबलेट है मैं वो लेती हूँ, वो नहीं ले लूँ तब तक मेरा अब सर दर्द ठीक नहीं होता। तो ये कौन सी आई पेन है? थिंक यू डू हैव अ क्लस्टर हेडेक। ब्लर और भी होती है हाँ, आंख। हो सकती है क्योंकि उसमें आंख इन्वॉल्व होती है। आई थिंक यू हैव अ क्लस्टर हेडेक। बहरहाल हेडेक की मल्टीपल टाइप्स हैं, और जो सबसे पहली और ख़तरनाक मैंने बताई है, वो जो अलामतें बताई हैं, अगर वो होती हैं साथ, तो आपको इमीडिएटली न्यूरोसर्जन से या न्यूरोफिजिशियन से मिलना चाहिए, और मे बी वो आपका सीटी स्कैन या एमआरआई करवाए। आपने देखा होगा हर हेडेक का बंदा चाह रहा होता है मैं सीटी स्कैन करवा लूँ, ये भी बड़ी गलत बात है। सीटी स्कैन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि आपको एक मुस्तनद फिजिशियन या न्यूरोसर्जन एडवाइस नहीं कर देता, हम्म। क्योंकि इसमें रेडिएशंस होती हैं, ये खुद नुकसान देता है, और हर हेडेक के लिए सीटी स्कैन जरूरी नहीं होता। जैसे मैं बता रहा हूँ, मोर देन 90% हेडेक्स जो हैं वो बीनाइन होते हैं, उनमें कोई ऐसी ब्रेन के अंदर खास बीमारी नहीं होती। तो हम बिला वजह स्कैन यहाँ बड़े इजीली पाकिस्तान में हो रहे होते हैं तो लोग करा रहे होते हैं। सो हेडेक को पहले कैटेगराइज करना चाहिए। सबसे पहले अगर वो डेंजरस साइंस हैं तो उनको, उन पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए अपने इलाज पे। बाकी लोगों को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने सिर्फ डायग्नोज ज़रूर करा लें कि उन्हें किस टाइप का हेडेक है, ताकि उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम सर दर्द को बहुत मामूली समझ रहे होते हैं और इग्नोर कर रहे होते हैं। सर दर्द ही है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आई मीन अगर मुझे भी जब हेडेक होना स्टार्ट हुआ था, तो मैं भी पूरा पूरा दिन इग्नोर कर देती थी। जब रात में हद हो जाती थी कि भाई बस अब सोना है और नींद नहीं आ पा रही हमारी दर्द की वजह से, तब जाके हम वो एक पेन किलर ले लेते हैं, जिसको हमने खुद से पेन किलर बनाया हुआ है। वैसे वो पेन किलर है नहीं, हम घर में पड़ी वो टैबलेट उठा के खा लेते हैं कि भी ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सर दर्द को इतना नॉर्मल लेना, लीनियंट लेना, ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि कुछ हेडेक्स बहुत डेंजरस होते हैं, जिनके साथ अगर ये अलामतें हों। अच्छा, अब जो डेंजरस सर दर्द नहीं है, लेकिन क्या वो इस लिहाज से डेंजरस नहीं बन जाते कि उनकी वजह से आप डेली पेन किलर्स खा रहे हैं, एनसेड्स खा रहे हैं, और वो आपके मैदे को नुकसान दे रहे हैं, आपके आपके किडनीज को इफेक्ट कर रहे हैं, लिवर को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो सर दर्द तो खुद नुकसान नहीं देता, वो पड़ा रहता है और सारी जिंदगी उतना ही होता है, लेकिन उसकी दवाइयों की वजह से जो आपको लॉस होता है, आपको वो नुकसान होता है। तो इसलिए इसको एग्जैक्टली डायग्नोज होना चाहिए हमेशा, और इसको कभी भी लाइट ना लें। अपनी तशखीस मुकम्मल कराएं, ताकि आप जो इलाज शुरू करें उस इलाज से वो दर्द कंट्रोल रहे और आपको बार बार दर्द की दवाइयाँ ना लेनी पड़े। आपने अपनी किडनी को भी सेव रखना है और लिवर को भी सेव रखना है। स्टमक, मतलब आप देखें गैस्ट्राइटिस कितना ज़्यादा है, अक्सर पेशेंट्स आपको स्टमक अपसेट होने की कंप्लेंट करते हैं। उसकी वजह सिर्फ फूड नहीं है, उसकी वजह ये ओवर मेडिकेशंस भी हैं। हम्म। सो इसको इसको आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो सर दर्द की वजह से, जैसे आपके पास तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि जिनका सर दर्द से मसला स्टार्ट हुआ और उन्होंने बाद में उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हो, या डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आ गए हों, या सर दर्द की वजह से डिफरेंट बीमारियां बन गई हों बॉडी में। हाँ, आई थिंक सर दर्द की वजह से तो कोई बीमारी नहीं बनती, लेकिन कई बीमारियां सर दर्द के पीछे छुपी होती हैं, जो खुद को जाहिर सर दर्द से कर रही होती हैं, जैसा कि ब्रेन ट्यूमर्स हैं। हम्म। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा है, कि अगर सर दर्द के साथ आपको उल्टियाँ आती हैं, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हो रहे हैं, आपको
सर दर्द आपका मुसलसल बढ़ता जा रहा है या उसके साथ कोई गनूदगी सी तारी हो रही है, जिस्म का कोई एक हिस्सा साथ कमज़ोर हो रहा है, आँखें ब्लर हो रही हैं, तो ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इन मरीज़ों को मैंने देखा है जो साल-हा-साल लोकल क्लिनिक्स पे इलाज करवाते रहते हैं सर दर्द का, और जब ट्यूमर पूरे ब्रेन में इन्वेड कर चुका होता है तो तब उसे हमारे पास रेफ़र किया जाता है। और जब हम एमआरआई कराते हैं तो एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट एंड माय गॉड। ह्यूज लीजन ब्रेन में पड़ा होता है। और जब उसको हम ऑपरेट करते हैं तो मैं तो अपनी सर्जरी के वक़्त भी यही सोच रहा होता हूँ कि काश ये मेरे पास 2 साल पहले आया होता। तो वो डिले हो जाते हैं। इसी तरह वैस्कुलर हेडेक्स हैं कई, जैसा कि ब्रेन में अगर कोई ऐसी आपकी शरीयान है जो कि फूली हुई है पैदाइशी तौर पे या बाद में वो ख़राब हुई है, उस शरीयान के हल्का सा लीक होने से सीवियर हेडेक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं, मरीज़ कहता है कि मैंने ज़िंदगी का बदतरीन सर दर्द आज एक्सपीरियंस किया है। लोग उसे भी इंजेक्शन लगा के घर भेज देते हैं, कितनी अफ़सोस की बात है। और वो दरअसल एन्यूरिज़्म होता है जो कि लीक हो रहा होता है और वो किसी वक़्त फट सकता है। और जब वो एन्यूरिज़्म रप्चर होता है तो वही मरीज़ जो हम कहते हैं जी ब्रेन हैमरेज हो गई, और वो ब्रेन हैमरेज एक दिन में नहीं हुई। कई दिनों से उसे अलार्मिंग साइन्स आते रहे और उसको और कोई वो तशख़ीस साइंस नहीं क्या लगा। होते हैं? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं हमारा ये जो जिसको हम बहुत मामूली सर दर्द कह रहे हैं, ये कहीं हमारे ब्रेन को डैमेज तो नहीं कर रहा? दोबारा बता देता हूँ। शदीद सर दर्द के साथ उल्टियाँ, शदीद सर दर्द के साथ अगर आँखों की नज़र पे इफ़ेक्ट हो जाए, उस सर दर्द के साथ आपके जिस्म का कोई भी उज़्व कमज़ोर हो जाए, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बाजू या टाँग कमज़ोर हो जाए, या सुबह जागते ही आपको सर दर्द हो रहा हो, ये तो हैं ट्यूमर की अलामात। जो ब्रेन हैमरेज जिन बीमारियों से हो सकता है, वो किस तरह पहले प्रेज़ेंट करती हैं। अगर एन्यूरिज़्म है, दिमाग के अंदर कोई रग फूली हुई है, तो वो मरीज़ को पहली बार ही जब दर्द होगा ना, तो वो कहेगा मुझे ज़िंदगी में ऐसा सर दर्द कभी नहीं हुआ। द हुँ। वर्स्ट हेडेक आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। हर मरीज़ ही यही कहता है। क्योंकि जिसको ज़िंदगी का बदतरीन दर्द होता है, वो तो क्लिनिक जाके और फैमिली को भी यही कह रहा होता है कि जो आज दर्द हुआ है। हुँ? इस जुमले को कई डॉक्टर्स लाइट ले लेते हैं, जबकि न्यूरोसर्जरी की बुक्स में लिखा हुआ है, अगर मरीज़ कहता है कि मैंने ज़िंदगी का बदतरीन सर दर्द आज एक्सपीरियंस किया है, उस मरीज़ को कोई एन्यूरिज्मल ब्लीड होने लगी है, अनलेस अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़। इमीडिएटली उसको एडमिट करें और उसकी सारी स्कैनिंग करें, और उसके एटलीस्ट सीटी एंजियोग्राम तो कर लें, एक सीटी स्कैन कर लें, एक सीटी स्कैन कर लें। सीटी स्कैन में नहीं नज़र आ रहा, साथ उसके नेक उनकी स्टिफ हो जाती है, नेक स्टिफनेस होती है। सीटी स्कैन में नज़र नहीं आ रहा, जो डे 1 पे कई दफ़ा इतनी मामूली ब्लीड होती है कि नहीं नज़र आता, तो उसका फिर लंबर पंक्चर, अगर आपका सस्पिशन बहुत हाई है, तो फिर हम लंबर टैप करते हैं। लंबर पंक्चर करके ब्रेन का सीएसएफ जो है वहाँ से निकाल के उसको टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कहीं ज़ैंथोक्रोमिया तो नहीं है, उसके अंदर कोई ब्लड का के कंटेंट्स तो नहीं है उसके अंदर। अगर हैं तो फिर कन्फर्म हो जाता है ना कि ब्रेन में कहीं थोड़ा बहुत ब्लीड हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो पहले ट्यूमर के लिए भी आपको बता दी हैं, और वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ अगर किसी को हुआ है, तो दैट्स अ बिग कंसर्न, सो लाइटन अप। मतलब एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल पैदा होता है, उसको कोई कभी हेडेक नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसको एक टाइम पे आके मुसलसल सर दर्द रहने लग गया है। मतलब हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ट्रिगर हो जाना सर दर्द, लेकिन अभी तक वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा कि ये आया क्लस्टर हेडेक है या माइग्रेन हेडेक है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए जो पेरेंट्स को भी ऑब्ज़र्व करने चाहिए और उसकी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को भी ऑब्ज़र्व करने चाहिए? अगर किसी को कंटिन्यूअस हेडेक हो रहा है और रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से या कुछ महीनों से, उसे तो बिल्कुल भी कोई सेल्फ रेमेडी नहीं करनी चाहिए। हुँ। उसे फौरी तौर पे एक मुस्तनद न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। उसे तो कोई सेल्फ रेमेडी में एडवाइस ही नहीं करूँगा। अगर किसी को बहुत अरसे से एक सर दर्द रूटीन का हुए जा रहा है, उसे भी चाहिए कि कंफर्म ज़रूर कर ले कि ये किस चीज़ का सर दर्द है, ताकि हुँ, वो उसको टाइमली ट्रीट कर सके। हुँ, लेकिन सेल्फ रेमेडी तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। अगर एक न्यू ऑनसेट हेडेक है, काफ़ी दिनों से हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, तो दैट कैन बी एनीथिंग। लेकिन मोस्टली अगर साथ वोमिटिंग्स नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई बेहोशी सी नहीं होती, और ऐसी वो अलामात जो डेंजरस हैं, वो नहीं है, तो फिर मे बी साइनसाइटिस हो या माइग्रेन हेडेक हो, क्लस्टर हेडेक हो, टेंशन हेडेक हो, लेकिन उसको डायग्नोज तो करें। अब हर हेडेक का इलाज हमने एक दवाई रख ली है। जिस टाइप का भी सर दर्द है उसके लिए एक मेडिसिन रखी हुई है घर में और वही खा रहे हैं, दैट्स बैड, दैट्स बैड। हुँ। वी नीड टू चेंज। इसका नुकसान क्या हो सकता है जो हम खुद से
मेडिकेशंस कर लेते हैं, मतलब सर दर्द के लिए कभी भी दर्द हुआ तो ये दवाई खा लो भी, इससे आप ठीक हो जाओगे? You can safely damage your kidneys हम्म। and you can damage your liver and you can damage your stomach. So I think it's a disaster. It's a disaster. और आपने बड़े देखे होंगे एक्यूट रीनल फेलियर के साथ पेशेंट्स बड़े यंग पेशेंट्स आ जाते हैं, किडनी फेलियर हो गए। मोस्टली उनकी उसकी रीज़न जो है वो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशंस और कुछ ग़िज़ाएँ हैं। तो इसलिए मैं तो कभी भी इस किस्म की दवाइयाँ एडवाइस नहीं करता कि आप घर में खुद ब खुद लेते रहें। आपको लाज़मन एटलीस्ट ये डायग्नोज़ करा लेना चाहिए कि आपका हेडेक किस टाइप का है। कुछ टाइप्स हैं जिन्हें आप बड़ा इजीली ट्रीट कर सकते हैं और कई महीनों तक दर्द वापस, अब साइनसाइटिस है, उसको टाइमली अगर ट्रीट कर लिया तो वो दर्द कभी वापस नहीं आएगा। साइनसाइटिस बोल रहे हैं, क्लस्टर हेडेक बोल रहे हैं, माइग्रेन हेडेक बोल रहे हैं, इसमें जो आप ट्रीटमेंट करते हैं इसमें सिर्फ मेडिकेशन के थ्रू ही आप लेके चलते हैं कि किसी किस्म के कोई हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको हम प्रेस कर लें और उससे भी हमारा दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हो जाता है? मतलब मेडिकेशन के अलावा क्या एक्टिविटी होनी चाहिए सर दर्द को ठीक करने के लिए? मेडिकेशन के अलावा सर दर्द ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज है, जो रूटीन एक्सरसाइज है, वो लाजमन करनी चाहिए। आपको एक अच्छे रोशन कमरे में स्टडी करनी चाहिए। आपको अंधेरे कमरों में टीवी नहीं देखना चाहिए, बुक को कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको गार्डन गार्डन ग्रीन एरियाज उनमें डेली कोशिश करनी चाहिए, एक बार आप वॉक करें। सूदिंग इफेक्ट होता है उसका आपकी आईज के ऊपर। तो सर दर्द के पेशेंट्स को एक्सरसाइज, जो आप प्रेशर पॉइंट्स की बात करें, दैट्स टोटली अ डिफरेंट फील्ड, आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट। कई लोग हैं जो इस किस्म की थेरेपीज करते हैं, लेकिन ना मैंने वो देखी हैं और ना मैं वो सजेस्ट करूंगा क्योंकि आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ इट। मैं सर दर्द के लिए एग्जैक्ट डायग्नोसिस, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, डेली रूटीन एक्सरसाइज, कीप योर ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल, कीप योर शुगर लेवल नॉर्मल, हैव अ हेल्दी डाइट, ओवर ईटिंग ना करें, पोल्यूशन से बच के रहें। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। अदरवाइज सर दर्द के लिए हमारे पास जो बेस्ट रेमेडी है वो तभी मिल सकती है जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि दर्द किस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा कि जैसे हमारा ना अब माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला हमने बनाया हुआ है। हमें ऑल टाइम कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा होता है और बहुत ज़्यादा हेडेक स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो जो स्ट्रेस की वजह से हेडेक ट्रिगर करता है वो कौन-सा होता है? उसको हम आमतौर पे ऑक्सीपिटल रीजन में होता है, गर्दन के मसल्स स्ट्रेच होते हैं। वो बेसिकली सर का मस्कुलर पेन होता है जो स्ट्रेस की वजह से होता है। और जो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स हैं ये बड़े कॉमन है, यूथ में बड़े कॉमन है, यंग पीपल में बड़े कॉमन है। स्ट्रेस के बारे में मैं चाहता हूँ कि इतने मल्टीपल मैं प्रोग्राम्स करूँ यंगस्टर्स को स्पेशली, एंड स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उनको कुछ समझाऊं जिसका मुझे मौका नहीं मिल पा रहा। आई थिंक स्ट्रेस इज ऑलवेज सेल्फ इंड्यूस्ड, वट एवर द रीजन इज। मैं आपको एक छोटी सी, अब ऑल्दो आज हमारा प्रोग्राम इस पे नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे अलाउ करें, मुझे ये बताएं कि एक ही चीज जो आपको स्ट्रेस देती है वही चीज मुझे स्ट्रेस नहीं देती। मेरा सोचने का नजरिया डिफरेंट है, आपका सोचने का नजरिया डिफरेंट है। इसी एक कप को मैं और नजर से देख रहा हूं, आप बिल्कुल और नजर से देख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीजें स्ट्रेसफुल नहीं होती। स्ट्रेस हमारे अंदर से जनरेट होती है, हमारी सोच से जनरेट होती है। इस वक्त जो हमारे माशरे के हालात हैं, हम इस वक्त, आप ऐसा समझ लें कि आधे तीतर आधे बटेर हैं। हम ना तो पूरी तरह वेस्टर्नाइज हो सके, ना पूरी तरह हम ईस्टर्नाइज्ड हैं। वी आर इन बिटवीन। और जब आप कहीं भी इन बिटवीन होते हैं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि आप क्लियर नहीं होते। हम कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन से बड़ी स्ट्रेस नहीं होती। आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि स्ट्रेस इज ऑलवेज सेल्फ इंड्यूस्ड। आपको सामने वाला बंदा नहीं स्ट्रेस दे रहा,
उसकी बात पे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उसके बिहेवियर की आप स्ट्रेस ले रहे हैं, वो नहीं दे रहा। काश मेरी इस बात को समझ पाए लोग कि स्ट्रेस हमारा जाती मामला है जिसे हम दूसरे लोगों पे ब्लेम आउट करते हैं। अगर हम इस एक पॉइंट को समझ लें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे। आई थिंक अगर मैं आज़ाद हूं तो मुझे आपको भी आज़ाद करना चाहिए। अगर मैंने आपको कैद करना है तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं भी कैद हूं, खुद को भी कैद में रखना पड़ेगा। आई थिंक हमारे स्ट्रेस के माशरे में, हमारे माशरे में चाहे बच्चे हैं, वालिदैन हैं, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, इन सब के दरमियान सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं और मानते भी नहीं। हम मानते भी नहीं। हम कई सैकड़ों जस्टिफिकेशंस ला के दूसरों को ब्लेम करने के आदी हो गए हैं। हम अपनी टर्म्स पे जब किसी को चलाने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स इन द यूनिवर्स। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को आप चाहते हैं कि उसकी पूरी गवर्नेंस आपके पास हो, जो हो नहीं सकती। यहां से स्ट्रेस का आगाज होता है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं। स्ट्रेस इज सेल्फ इंड्यूस्ड, हम खुद को देते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेस की वजह से परेशान है, सबसे पहले वो अपने अंदर झांके, सबसे पहले खुद को कन्विंस करे कि इट्स ओके। जब आप दिल से इट्स ओके कहना सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जब भी स्ट्रेस देने वाला या जिस चीज या इंसान या जिस भी मसले से आपको स्ट्रेस है, जब भी वो वापस आपके पास मुस्कुराता हुआ है, उसको दोबारा मुस्कुराते हुए मिले और फिर कहें इट्स ओके, आई थिंक यू विल फील मच बेटर। हाँ, अगर हमने सेल्फ इंडक्टेड स्ट्रेस लेनी है तो लें। फिर तो ये भी स्ट्रेस होगी कि मैंने ये अब कप उठाना है, तो मुझे ये इस माइक के ऊपर से हाथ गुजारना मुश्किल हो रहा है, फिर तो मैं इसकी भी स्ट्रेस लेके बैठ जाऊं। बट इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम फाइन। सो पूरी लाइफ इंसान इस इट्स ओके के साथ गुजार सकता है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप ये लाइफ जी सकते हैं तो ये जहन में रखिए कि दूसरे इस तरह नहीं जिएंगे, वो इट्स ओके नहीं कहेंगे। फिर आपको स्ट्रेस होगी कि यार मैं तो इट्स ओके, ये मुझे क्यों इट्स ओके नहीं कहते, ये मुझे स्पेस क्यों नहीं देते। इट्स अगेन अ सेल्फ इंडक्शन, इट्स अगेन अ सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस। लीव देम, whatever they think. If they shout at you, they are in stress. Try to calm them. हम पे जब कोई शाउट करता है, हम जवाब में शाउट करते हैं। एक इंसान जो सिवियर स्ट्रेस में है, हम उसको जवाब में शाउट करते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं? We don't calm him. अभी बैक टू द क्वेश्चन कि हमारा जो ये स्ट्रेस बहुत बहुत जैसे आपने भी खुद डिफाइन कर दिया कि इतना कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रेस, और हम सब कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रेसेस में इंडल्ज हुए हैं, और स्ट्रेस की वजह से हमें जो हेडेक हो जाता है तो उसमें हमें क्या मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाना आई चाहिए? थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। हम्म स्ट्रेस रिलेटेड जो हेडेक्स होते हैं वो आमतौर पे सोने से बेहतर हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप नींद भी उस तो वक्त नहीं आती नींद ना। ले पाए तो आप सो जाएं, नहीं तो आप कोई भी एंग्जुलेटिक, हल्का सा एंग्जुलेटिक जो आपका न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको एडवाइस करता है, कोई हल्का सा एंग्जुलेटिक अगर आपको एडवाइस हुआ है स्ट्रेस के लिए तो वो हाफ टेबलेट लें और सोने की कोशिश करें। आप उठेंगे तो हेडेक आपका ठीक होगा। उस हेडेक को आप बिल्कुल भी दर्द की दवाइयों से ट्रीट ना करें, ठीक है, अदरवाइज फिर वो दवाइयाँ आपको नुकसान देंगी और आपकी आदत बनती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे आप ये बताइएगा कि हेडेक की जैसे आपने बताया कि पीछे कोई ना कोई रूट कॉज़ होती है, जिसको हम प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा रहे होते और उसकी ये प्रॉपर सिम्पटम्स होती हैं। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी वो रूट कॉज़
तक नहीं जा पा रहे होते और हम खुद भी कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर हफ्ता या 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते से मुसलसल आपको दर्द रह रहा है, तो डॉक्टर को और किस डॉक्टर को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है? हम तो लोकल भी किसी के पास भी चले जाते हैं, क्लिनिक्स में चले जाते हैं कि भाई हमारा दर्द नहीं जा रहा, हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक द अप्रोप्रिएट पर्सन इज न्यूरोफिजिशियन और अ हुँ, न्यूरोसर्जन। हुँ, आपको न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। अब सुपर स्पेशलिटी का दौर आ गया है। अब आपको हर एक चीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट आपके पास मौजूद हैं और आपके पास लाहौर में अगर हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। छोटे शहरों में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यू कैन कंसल्ट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। वो फिर आप देखेगा, अगर तो वो पेन कोई डेंजरस उसे लग रहा हुआ तो वो खुद ब खुद न्यूरोसर्जन को रेफ़र करेगा, और अगर उसे डेंजरस ना लग रहा हुआ तो वो ट्रीट कर देगा। बट इफ़ यू आर इन अ बिग सिटी एंड यू कैन अप्रोच अ न्यूरोफिजिशियन और अ न्यूरोसर्जन, आई थिंक यू मस्ट गो देयर। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएँ, क्या हमारे खाने-पीने में भी कोई इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि जिसकी वज़ह से हमें हेडेक ट्रिगर हो जाता जी है? बिल्कुल। कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, चाय-कॉफ़ी तो हम बहुत लेते या हैं। और वो हेडेक का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है। इस तरह चॉकलेट्स, इसी तरह ये जो स्मोकी फूड आजकल बड़ा प्रेवलेंट है। हुँ, स्मोक्ड चिकन एंड पिज़्ज़ाज़ में स्मोकी आ गए हैं, और वो ये सारे इंड्यूस करते हैं हेडेक को। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक चीज़ शायद बताना मुश्किल हो, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को हेडेक्स ट्रिगर होते हैं कुछ खास मेडिसिन से, और वो बता भी सकते हैं कि फलां चीज़। कुछ लोगों को किसी खास स्मेल से हेडेक ट्रिगर हो हेडेक जाता ट्रिगर होता है, किसी खास स्मेल से ट्रिगर हो जाता है। तो वो एलर्जिक है उस स्मेल से या उस फूड से, तो उसको एहतियात करनी चाहिए, उससे खुद को बचाना चाहिए। है। तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें तो पेशेंट खुद भी अवॉइड कर सकता है, एंड दे नो बेटर कि कब उन्हें क्या चीज़ कहाँ पे तंग कर रही है। तो आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं हेडेक से रिलेटेड, उनमें मेल ज़्यादा होते हैं, प्रोपोर्शन मेल्स की कि फीमेल की? मतलब फीमेल को हेडेक वाला सामना ज़्यादा है कि मेल को? आई थिंक जो इम्पोर्टेंट हेडेक्स हैं, रियल हेडेक्स हैं, वो मेल्स में ज़्यादा मैंने देखे हैं, ट्यूमर्स के साथ जो आते हैं या बाकी चीज़ें। ओवरऑल जनरल अगर पेशेंट्स आप देखें तो फीमेल्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स में जो जर्नल हेडेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस हेडेक्स उनमें ज़्यादा होते हैं। उनमें कैपेसिटी ज़रा थोड़ी कंपैरेटिवली कम कम होती है। होती है, हुँ। और वो उस कम कैपेसिटी की वजह से उन्हें हेडेक्स जल्दी शुरू हो जाते हैं। इसी तरह लेकिन जो जो मेजर हेडेक्स हैं, जो किसी बड़ी सीवियर डिजीज़ का, वो आमतौर पे मेल्स में ज़्यादा। अच्छा, ये जो ट्यूमर की वजह से हेडेक होता है या किसी भी और रीज़न की वजह से कि हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इसका आखिरी हल हमारे पास फिर सर्जरी ही होता है कि मतलब सर्जरी के बगैर नहीं हेडेक ठीक हो सकता? जी 100%। ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं उनको हमेशा ऑपरेट ही किया जाता है, हुँ, अगर वो ऑपरेबल हों। कई दफ़ा ब्रेन ट्यूमर्स इतने इन्वेड किया हुआ होता है उन्होंने ब्रेन को, और वो इतने एरिया को अफेक्ट किया होता है कि वहाँ पे उसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, वो इनऑपरेबल हो जाता है। वो फिर हम अटेंडेंट्स को, मरीज़ के लवाहिकीन को बता देते हैं कि इसकी सर्जरी मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होती तो हम उसकी भी सर्जरी करते। तो अगर किसी ट्यूमर में सर्जरी नहीं की जा रही तो उसका मतलब भी यही है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है। हुँ। बहुत कम ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कि आप सर्जरी के बगैर उनकी ट्रीटमेंट इक्का-दुक्का, जैसे एक पिट्यूटरी एडिनोमास हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एक ट्यूमर होता है प्रोलैक्टिनोमा। उसमें एंडोक्राइन के इश्यूज आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और वहाँ पे प्रोलैक्टिन वो आमतौर पे दवाई से सबसाइड हो जाता है। या कुछ ट्यूमर्स हैं जिनको हम रेडिएट हार्मोनल की करके। चेंजेस की वजह से भी हो रहा होता है दर्द? डेफिनेटली, डेफिनेटली आपका जो मास्टर ग्लैंड है वो ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अंदर ही कई दफ़ा छोटे-छोटे ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स कहते हैं। तो उनमें अब जिस हार्मोन के रिलेटेड सेल्स अफेक्ट हुए हैं, वो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। हुँ, कुछ ट्यूमर्स वो हैं जो दवाई से सबसाइड हो जाते हैं, श्रिंक डाउन कर जाते हैं, जैसे प्रोलैक्टिनोमास हैं। हुँ। कोई इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ट्यूमर जो हैं वो बगैर सर्जरी के उसका कोई हल नहीं होता। सो मोस्टली इसी तरह कुछ ट्यूमर्स हैं जिन्हें हम रेडिएट कर सकते हैं सर्जरी के बगैर। हुँ, एक नई जो ट्रीटमेंट है वो गामा नाइफ सर्जरी है, जीकेएस, जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं। हुँ। गामा नाइफ भी है, साइबर नाइफ भी है। तो उससे हम नाम तो उसका नाइफ है लेकिन उसमें सर्जरी नहीं होती। उससे हम वो रेडिएशन का नाइफ है, यानी एक लेज़र नाइफ है। उससे हम कुछ ट्यूमर्स को
रेडिएशन के साथ बर्न कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है आजकल। अदरवाइज इंटरवेंशन तकरीबन ट्यूमर्स में आपको करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट आता है बॉडी में? डेफिनेटली आ सकता है। और एक्चुअली ब्रेन देखें, एक छोटा सा एरिया है बॉडी का, जो आपका सर है उसके अंदर ब्रेन है ना, और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो आप देखें कि ब्रेन का एक एक मिलीमीटर बॉडी के कई कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब ट्यूमर जहाँ पे है, जब उस जगह से आपने ट्यूमर निकालना है तो वो जगह हर्ट होगी। अगर वहाँ पे आपके बाजू और टांग का कंट्रोल है राइट साइड का, और ट्यूमर लेफ्ट साइड पे ब्रेन पे पड़ा हुआ है, तो आप जब वहाँ ऑपरेट करेंगे तो आपके राइट साइड के बाजू और टांग के फाइबर्स जो हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं। डैमेज ना भी हो तो ट्यूमर निकालते वक्त उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो मरीज जब जागता है तो उसकी राइट साइड मुकम्मल तौर पे पैरालाइज होती है। जो अगर तो सर्जरी से सिर्फ स्वेलिंग हुई हो तो वो पैरालिसिस 2-3 हफ्तों में काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और अगर वो एरिया ट्यूमर ने डैमेज किया हुआ है और आप ट्यूमर निकालते हैं तो वो एरिया फिर वापस नहीं आता। इसी तरह अगर ऑक्सीपिटल लोब में ट्यूमर है सर की पिछली साइड पे ब्रेन की, तो वहाँ आइज का कंट्रोल है। इसी तरह अगर ब्रेन स्टेम में है तो आपकी सांस का कंट्रोल भी वहीं पे है। और अगर आपका देखिए, आप समझ लें इसी तरह आपका जो स्पीच एरिया है, ब्रोका है, वर्निके है, ये एरियाज हैं ब्रेन के जिनके अंदर अगर ट्यूमर है तो आपकी स्पीच अफेक्ट होगी। तो जाहिर है आप ब्रेन के जिस एरिया में ट्यूमर होगा, ट्यूमर खुद भी उस एरिया को डैमेज करेगा। सर्जरी से पहले ही मरीज में वो अलामतें आएंगी और सर्जरी के बाद भी आ सकती हैं। मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि आज आप ठीक हैं और सर्जरी क्योंकि उस एरिया की हो रही है ब्रेन की, ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी मेरा तो राइट हाथ जो है वो क्यों काम छोड़ गया, ऑपरेशन से पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते तो ये राइट हाथ आपका वैसे ही महीने डेढ़ में कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ट्यूमर उसके टिश्यूज को खा रहा है। तो हम अब वो ट्यूमर निकाल के कोशिश करेंगे कि ये मजीद ना जाया करे उसको। तो इस कोशिश में, क्योंकि एरिया वही है, हमारा प्ले ग्राउंड वही है, इस कोशिश में आपके इस हाथ का कोई भी एरिया कमजोर हो सकता है। हम नहीं करेंगे तो ये ट्यूमर कर देगा। तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई कि हम इसको निकाल लें इससे पहले कि महीने बाद आपके हाथ को वैसे भी पैरालाइज कर दे। तो फोकल डेफिसिट्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन हर ट्यूमर में नहीं होते। जो एलोकेंट ट्यूमर्स होते हैं, जो एलोकेंट का मतलब है कि ब्रेन के उन एरियाज में है जो एरियाज बड़ी क्लियरली जिस्म के किसी हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एलोकेंट एरियाज होते हैं। उन ट्यूमर्स की सर्जरी से डेफिसिट आ सकते हैं, माजूरी आ सकती है, और अगर आप ऑपरेशन नहीं करते तो वो ट्यूमर माजूरी ले आएगा। फर्क यह है कि चंद महीने बाद ले आएगा। तो चाहे एलोकेंट एरियाज भी हो, हमें ऑपरेट करना पड़ता है मरीज को सारा बता के कि आपको ये नुकसान हो सकता है। अगरचे चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्यूमर तो कंफर्म नुकसान दे देगा, महीने बाद पैरालाइज कर देगा। सर्जरी अगर की जाती है तो 5% 7% चांसेस होते हैं कि वो कमजोरी हो जाए जो ट्यूमर ने करनी थी, क्योंकि प्ले ग्राउंड वही है, सेम है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर सर दर्द मतलब मुसलसल रह रहा है तो उसके बाद मैंने अक्सर ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिन्हें सर दर्द होता है, सर दर्द के बाद दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वॉमिटिंग स्टार्ट होती है। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने के बाद मुसलसल 1 महीना सर दर्द के बाद वॉमिट रही, वॉमिट के बाद फिट्स आने लग गए और नींद में वो गिर जाते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता और वॉमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस तरह रिलेट कर रही होती हैं चीज़ें और किस तरह होता है ये? देखें, आपने एक बड़ा अच्छा एडिशन कर दिया जो आई एम सॉरी कि सारी गुफ्तगू में मेरे जहन से निकल गया था, वो है फिट्स। फिट्स अगर किसी को हेडेक के साथ होते हैं तो इट्स अगेन अलार्मिंग। पहली दफा ही सर दर्द के साथ अगर आपको फिट्स हुए हैं तो यू नीड अ कंप्लीट ब्रेन वर्कअप। और जो आप कह रही हैं मुसलसल हेडेक्स साथ वॉमिटिंग्स और फिर फिट्स का स्टार्ट होना, इट्स डेफिनेटली अ ब्रेन पैथोलॉजी। इस पेशेंट को तो यकीनन कोई ब्रेन में पैथोलॉजी है, वट एवर इट इज। हम इन 3 चीजों की बेस पे तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कौन सी पैथोलॉजी है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेन इज सिक, ही नीड्स अटेंशन बाय अ न्यूरोसर्जन। सो ये सारी अलामतें अगर किसी को हैं तो वो तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन किया, मैं तो कहूँगा वो किसी मेडिकल मतलब जनरल प्रैक्टिशनर को भी ना दिखाए, मस्ट गो टू अ न्यूरोसर्जन और एटलीस्ट अ न्यूरोफिजिशियन, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। क्या सर दर्द एपिलेप्सी की तरफ भी लेके जा सकता है? देखिए, एपिलेप्सी खुद सर दर्द का बायस बन जाती है, लेकिन
सर दर्द जैसे मैंने आपको कहा है कि बहुत बड़ी टर्म है। अब आप कौन से सर दर्द की बात कर रही हैं? अगर ट्यूमर रिलेटेड सर दर्द, यस, ट्यूमर्स खुद एपिलेप्सी का बायस, फिट्स का बायस बनते हैं। एपिलेप्सी तो नहीं, फिट्स का बायस बनते हैं, दौरे पड़ते हैं ट्यूमर में। लेकिन अगर किसी को जनरल किस्म का हेडेक है, लाइक टेंशन हेडेक है या क्लस्टर हेडेक है, नो, वो एपिलेप्सी उससे जनरेट नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। इंशाल्लाह दोबारा हम एक और अच्छा टॉपिक लेंगे और उस पर भी अवेयरनेस देंगे अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि अगर आपको घर में किसी भी किस्म का सर दर्द होता है तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर लाजमी किया करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबके भी हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो सकें।